हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंडियस 21। पहले तो हमने सिर्फ समझा था इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में, तो एग्जांपल देखे थे। एक बार गुड्स को इंपोर्ट किया था और एक बार मशीन को इंपोर्ट किया था। दोनों में जाना था कि सप्लायर तो क्या होता है, मॉनेटरी आइटम होता है, वो क्लोजिंग रेट पे शो करना होता है, तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज लॉस होगा या गेन होगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। एक ही जाना था कि जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, मशीन वगैरह, मतलब जिससे पैसा आना या जाना फिक्स नहीं होता है, तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कैसे शो करना है, डिपेंड करता है कि हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे फॉलो से शो कर रहे हो या रिवोल्यूशन मॉडल पे शो कर रहे हो। अगर हिस्ट्रिकल कॉस्ट मॉडल पे शो कर रहे हो तो उसी दिन का एक्सचेंज रेट जिस दिन आपने वो ट्रांजेक्शन किया था, जैसे मशीन खरीदा था। और अगर रिवेल मॉडल पे शो कर रहे हो तो जिस दिन आपने रिवोल्यूशन किया था उस दिन का एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके आपको बैलेंस शीट में शो करना होता है। देखा था? फिर जो भी रिवोल्यूशन हुआ था गेन, उसे हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया था, टू रिवोल्यूशन सरप्लस कर दिया था। ओसीआई में ट्रांसफर करना है, नॉर्मल पीएनएल नहीं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट मानना है इसको। ओके। फिर हमने थोड़ा बहुत लिखा था कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, ट्रांजैक्शंस देखेंगे इन द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, जो कि मैंने एग्जांपल दिया। फिर हम क्या देखेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू अ प्रेजेंटेशन करेंसी। मैंने कहा था फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी अलग अलग हो सकती है कभी कभार, कभी कभार, ठीक है ना। अदरवाइज फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी जनरली क्या रहती है, सेम रहती है। ओके। फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन क्या बताया था, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ब्रांच। ये आपकी क्या है, जो इंडिया का, इंडिया में हमारा ऑर्गेनाइजेशन और हमारा कोई अदर कंट्री के अंदर क्या हो, क्या सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और ब्रांच, तो ये फॉरेन ऑपरेशन होगा। अब इस फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करना, अपनी फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना मतलब कन्वर्ट करना, तो ये भी हमको सीखना होगा। फिर किस पर अप्लाई नहीं होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे, हैज अकाउंटिंग पे और कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। टाइप्स ऑफ करेंसी बात किया था, फंक्शनल करेंसी जिसका क्या हो, ऐसा करेंसी, द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें आपका जनरली पैसा कैश जनरेट हो रहा है, हमने बात भी किया था ना, इन विच इट प्राइमरी जनरेट्स एंड एक्सपेंड कैश, जिसमें आपका कैश रिसीव हो रहा है और आप जिसमें आप कैश का एक्सपेंसेस कर रहे हैं। ओके। फॉरेन करेंसी जो फंक्शनल नहीं है वो फॉरेन है। और प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगा, इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, जिसमें मैंने कहा था कभी कभी लोन लेना हो वगैरह, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। चलिए अभी आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ो। देखो टाइप्स ऑफ करेंसीज, प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देख ही लिया, ठीक है। इसी में आगे ऐसा लिख लो, स्टार मार्क, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स फॉर फंक्शनल करेंसी, फॉर फंक्शनल करेंसी, इंडिकेटर्स फॉर फंक्शनल करेंसी। टाइप्स ऑफ करेंसी में हम लिख रहे हैं ना, इंडिकेटर्स फॉर फंक्शनल करेंसी मतलब कोई फंक्शनल करेंसी है या नहीं है। एक तो सिंपली हम समझ गए कि जितना पैसा जनरेट हो रहा है, जितना पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है ना, वही वाली बात है, लेकिन उसको वापस लिख रहे हैं। में आएगा एक तो प्राइमरी इंडिकेटर्स, प्राइमरी इंडिकेटर्स, जिसमें पहला फर्स्ट करेंसी in which currency in which sale prices are denominated। आप गए मार्केट में, आपने पूछा भैया ये सामान का क्या प्राइस है, तो बोलेगा क्या, 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसा तो नहीं बोलता ना यहाँ पे, $1, $2, $50, नहीं ना। तो सेल प्राइसेस आर डिनोमिनेटेड, एमआरपी क्या लिखा होता है, रुपीज में लिखा होता है, तो वही हमारा फंक्शनल करेंसी हो गया। डन एंड सेटल्ड,
denominated and settled. Okay, second, expenses का लिख लो. The currency in which material, labor and other cost, material, labor and other cost are denominated and settled. Secondary indicators. Secondary indicators. पहले किस पे फोकस करना है? प्राइमरीज पे और फिर सेकेंडरी पे. कभी कभार ऐसा भी मिलेगा तुमको कि कोई इंडिकेटर तो बोल रहा है ये वाला फंक्शनल करेंसी, कोई बोल रहा है दूसरा वाला फंक्शनल करेंसी, तो उसमें प्रायोरिटी किसको देना? प्राइमरी वालों को प्रायोरिटी देना, सेकेंडरी वालों को ऑब्वियसली सेकेंडरी. प्राइमरी सेकेंडरी इंडिकेटर्स को आप बोल सकते हैं क्या? प्रोवाइड सपोर्टिव एविडेंस. प्रोवाइड supporting evidence. Providing supporting evidences. मैं पहला currency in which funds are generated. Currency in which funds are generated. फंड्स कौन से? डेट इक्विटी, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डेट एंड इक्विटी. फंड जनरेट तो कोई सेल भी मान सकता है. फिलहाल हम किसकी बात करें? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की. दूसरा करेंसी इन विच, ये तो वही बात आ गई वापस सेकेंडरी इंडिकेटर में, रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. Receipts from operating activities are usually retained. इस बार बोला कमाया नहीं, इस बार बोला retained. तुमने जो कमाया पैसा वो किस फॉर्म में अपने पास रखते हो? आर यूजुअली रिटेन्ड. तो यहां पे तो सेल प्राइसेस आर डिनोमिनेटेड एंड सेटल, मतलब कमाया, और वहां पे सेकंड में बोला कि रखा किसमें, कौन सी करेंसी में आप मेंटेन करके चलते हो. ओके डन. फिर इसी में ही आगे इंडिकेटर्स में ही, when the above indicators are mixed, and the functional currency
and the functional currency is not obvious. Is not obvious. The management मतलब सर्टेन नहीं हो पा रहा कि कौन सी करेंसी है. मिक्स इंडिकेटर्स काम आ रहे. मैनेजमेंट विल बी रिक्वायर्ड. Management will be required to use its judgment. To use its judgment to determine the functional currency. Full stop. Management has to give priority to primary indicators. Before considering the other indicators. Obviously प्राइमरी इंडिकेटर्स को प्रायोरिटी देना है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक. लिखा यहां तक. चलिए नाउ अकाउंटिंग फॉर foreign currency transactions. Accounting for foreign currency transactions. जिसके हमने एग्जाम्पल किए थे, सिखाया था स्टार्टिंग में. तो अभी तक तो थ्योरी चल रहा था, इंडिकेटर्स वगैरह, फंक्शनल करेंसी क्या है, फॉरेन करेंसी क्या है, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है, किस पर ये इंडेक्स एप्लीकेबल है, क्या पढ़ाया जाएगा इस इंडेक्स के अंदर. उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दे चुका था. ठीक है ना. अब वही एग्जांपल्स अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस. तो उसके लिए लिख लेते हैं कि कैसे मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे लिखना होता है, बैलेंस शीट की रेट को. कैसे जब ट्रांजेक्शन हुआ है तो ट्रांजेक्शन की डेट का जो एक्सचेंज रेट होगा उस पर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. कैसे नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल पे शो करना है, प्रेजेंट करना है, वो सब बातें हम यहाँ पे लिख लेते हैं. तो लिखो अब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन is a transaction that is a transaction that is denominated or requires settlement in a foreign currency. In a foreign currency. एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गया? बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज. बाय और सेल
गुड्स और सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। सर्विसेज भी जाती है क्या फॉरेन में? नहीं जाती? जाती है ना, मैं यहां से पढ़ा रहा हूँ फॉरेन वाले बच्चों को, डॉलर में कमाई हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज, यूट्यूबर्स डॉलर में भी ले सकते हैं पैसा, रुपीज में भी ले सकते हैं, डॉलर में कमाई दिखाते हैं उनको शो, हालांकि उनको रुपीज में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसको खूब कमाई होती है, पता है तुमको? हाँ, सीएमए वाले जितना नहीं कमाते जितना यूट्यूबर कमा लेते हैं। मैं तो कमाते नहीं, मैं तो समाज सेवा में लगा हूं तुम लोगों को बस। बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना। whose, अब ये आगे लिखने की जरूरत थोड़ी ना कि whose price is denominated or settled in the foreign currency, वो तो ऊपर ही आ गया था ना, denominator required settlement in the foreign currency। तो बाय और सेल गुड्स, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया में जाके माल खरीदोगे तो वो कौन सा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, ओके। बोरो और लैंड फंड्स, पैसा फॉरेन से बोरो कर सकते हो या लैंड उधारी दे सकते हो। एक्वायर और डिस्पोजल ऑफ एसेट, मशीनरी खरीदा, एक्वायर और डिस्पोजल ऑफ एसेट, बस। इसी के अंदर अब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में ही इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन, सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करोगे? इनिशियल रिकॉग्निशन, मैं लिखूं? A foreign currency transaction, a foreign currency transaction is initially recorded by translation, ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्ट करना, by translation in the entity's functional currency, फंक्शनल करेंसी। तो अब क्या करना होगा, इनिशियली रिकॉर्ड कैसे करना होगा? $1000 को याद है अपन ने $1000 पे रिकॉर्ड किया था या 80,000 पे रिकॉर्ड किया था? 80,000 रुपए। तो हमने फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को ट्रांसलेट किया था ना रुपीज में, फंक्शनल करेंसी में। उसके लिए एक्सचेंज रेट कौन सा यूज किया था? उसी दिन का जिस दिन हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसके लिए लिखूं एट द एक्सचेंज रेट, at the exchange rate on the transaction date, on the transaction date, ओके। सर हमारे तो बार बार ट्रांजेक्शन होते हैं, दिन में 2 ट्रांजेक्शन होते हैं, 4 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो हम क्या करें, बार बार एक्सचेंज रेट देखते रहें क्या चल रहा है? तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो, एवरेज रेट भी ले सकते हो, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, बताया था ना, डेली बेसिस पे हो सकता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं वगैरह। तो
वो जैसा भी आपको सही लगे तो लिखो। फॉर प्रैक्टिकल रीजन, फॉर प्रैक्टिकल रीजंस an average rate, an average rate for a week, for a week or a month might be used. जितना कम फ्लक्चुएशन होगा ना उतना ज्यादा टाइम का आप एवरेज ले सकते हैं। फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है करेंसी में तो ऑब्वियसली पूरे महीने का एवरेज नहीं लेना फिर तुम, ठीक है ना। ओके, माइट बी यूज्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस, फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उस पीरियड में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए आप एवरेज रेट भी ले सकते हैं। चलिए, ये हुआ इनिशियली रिकॉर्ड। अब मेरे को क्या करना होगा, अब मेरे को बैलेंस शीट की डेट को देखना होता है ना कि बैलेंस शीट की डेट को मैं उन आइटम्स को कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करूं। इसके लिए मुझे पता होना चाहिए क्या मॉनिटरी आइटम क्या है और नॉन मॉनिटरी आइटम क्या है। तो सेकंड लिखते हैं मॉनिटरी वर्सेस नॉन मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी वर्सेस नॉन मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी वर्सेस नॉन मॉनिटरी आइटम्स। पहले बात कर लेते हैं किसका, मॉनिटरी आइटम्स का। तो लिखूं या आप ऐसा बना सकते हैं, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। आइटम्स, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी में क्या होगा, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव अ फिक्स्ड, right to receive a fixed number of units, fixed number of units of foreign currency, of currency, obviously foreign currency ना। तो इंडिया में तो होगा तो कोई मतलब ही नहीं ना। रुपीज अगर आपको बोल दिया जाए 5 लाख रुपए तो तुम्हें फिक्स मिलेंगे, मान लो कोई फॉरेन डेटर है और वो कहते हैं नहीं हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे, तो फिर एक्सचेंज रेट कुछ भी हो मुझे क्या लेना देना, मुझे तो 5 लाख रुपए मिलने वाले। तो ऑब्वियसली किसमें होगा ये, राइट टू रिसीव जो फिक्स अमाउंट है वो किसमें होगा, फॉरेन करेंसी में होगा। तो राइट टू रिसीव अ फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी, राइट टू रिसीव के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, राइट टू रिसीव और ठीक है कॉन्ट्रैक्ट टू सेटल अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, ये भी हो सकता है। चलिए इधर देखो, राइट टू रिसीव अ फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी और इधर देयर इज नो राइट टू रिसीव, there is no right to receive fixed number, fixed number of units of currency। इधर 1 नंबर ही लगाना था ना। ओके
ऑब्लिगेशन टू पे भी लिख सकते हैं ना आप यहाँ पे, ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी, और सामने लिख दें सिंपली नो ऑब्लिगेशन, नो सच ऑब्लिगेशन, नो सच ऑब्लिगेशन। एग्जाम में आए तो पूरा लिख के आ जाना, और मैं तो कह रहा हूं एक साथ लिख देना, राइट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू पे अ फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे आपका कोई डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, लोन लाइबिलिटी हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, लोन्स गिवन, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ओके। कोई और भी अमाउंट हो सकता है, जो भी फिक्स नंबर में, जहां पे भी आपको क्या हो, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए इधर एग्जाम्पल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, मॉनेटरी आइटम, क्यों, पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो मॉनेटरी आइटम, प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉन मॉनेटरी क्यों हुआ, पैसा नहीं आना है, या तो गुड्स आना है या सर्विसेज रिसीव होना है, तो पैसा थोड़ा आना है, वो तो एडवांस में दे चुके हैं अपन, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉन मॉनेटरी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मॉनेटरी आइटम है। अच्छा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नॉन मॉनेटरी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नॉन मॉनेटरी हो गया, एडवांस में पैसा आ गया, अब मेरे को पैसा पहले ही दे दिया तुम लोगों ने, सर्विसेज तो अब दे रहा हूं, सर्विसेज देनी है ना मुझे, तो कोई मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थोड़ी ना पैसा देने का, नहीं ना, ओके। यही एक्रूड इनकम होगा तो वो मॉनेटरी आइटम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई बट अभी तक मिली नहीं है, मान लो इन्वेस्ट कर रखा है फॉरेन में, इंटरेस्ट मिलने वाला था मिला नहीं है अभी तक, वो इंटरेस्ट फिक्स्ड अमाउंट है कि नहीं है, तो एक्रूड इनकम, ओके। एक्रूड इनकम मॉनेटरी हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नॉन मॉनेटरी हो गया, गुडविल सिंगल बेचने जाओ तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और बिजनेस में बेचने जाओ तो फिक्स नहीं होता है कितना मिलना है, आज नहीं बता सकता नहीं हूं कि भाई कितना मिलने वाला है। इंटेंजिबल एसेट्स बेचूंगा पैसा तो मिलेगा, कितना मिलेगा पता नहीं। इन्वेंट्री, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बस। और जहां आपको कोई करेंसी देना ही नहीं है, ऐसा लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर रहे हो अदर देन कैश, तो पैसा तो जाना ही नहीं है ना, एसेट जाएगी तो उसमें क्या, कौन सा तुमको एक्सचेंज रेट को देखना पड़ रहा है वहां पर, ठीक है, ओके। सर हमने जान लिए मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम, तुमको भी पता चल गया ना क्या मॉनेटरी आइटम और क्या नॉन मॉनेटरी आइटम, आगे चल के यही फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स बन जाएंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बन जाएंगी, ठीक है ना, जो हमको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में पढ़ना है। थर्ड नंबर कि अब ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को बैलेंस शीट की डेट को प्रेजेंट कैसे करना है, पहले इनिशियल रिकॉग्निशन देख लिया था ना, अभी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन,
at end of each reporting period. At end of each reporting period. मॉनेटरी आइटम को कैसे प्रेजेंट करना है, नॉन मॉनेटरी आइटम को कैसे प्रेजेंट करना है, अगेन नॉन मॉनेटरी आइटम को कैसे प्रेजेंट करना है। सर नॉन मॉनेटरी दो बार लिख दिया, हाँ बताया था ना, एक बार कॉस्ट पे और एक रिवोल्यूशन मॉडल पे। मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, और दूसरा मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। बताइए मॉनेटरी आइटम्स के लिए कौन सा एक्सचेंज रेट लोगे आप, जो उस दिन होगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग रेट, उसको बोलते हैं क्लोजिंग रेट, ट्रांजेक्शन रेट नहीं, रिपोर्टिंग डेट की बात हो रही है ना, बैलेंस शीट की डेट की। भाई आपने ट्रांजेक्शन किया जनवरी में, फरवरी में, अब 31 मार्च को आप देख रहे हो किस रेट पे रिकॉर्ड किया जाए, या ड्यूरिंग द कभी भी ट्रांजेक्शन किया तो वो तो ट्रांजेक्शन डेट हो गया, और बैलेंस शीट की डेट क्या हो गई, क्लोजिंग रिपोर्टिंग डेट, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग डेट को मॉनेटरी आइटम्स को किस पे शो करना है, एक्सचेंज रेट किससे मल्टीप्लाई करते हुए, इस दिन के लिए मॉनेटरी आइटम्स के लिए एक्सचेंज रेट कौन सा यूज करना है, एक्सचेंज रेट एट द रिपोर्टिंग डेट, एट द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज क्लोजिंग रेट, जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग रेट। ओके, तो क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, ये सब जो भी फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होंगे उनको हम रिपोर्टिंग डेट का जो एक्सचेंज रेट होगा उससे वे फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। और कोई नॉन मॉनेटरी आइटम हुआ तो अगर आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही शो कर रहे हैं, जितने में खरीदा था, जिस रेट पर आपने रिकॉर्ड किया था नॉन मॉनेटरी आइटम को, उसी पे अभी तक शो कर रहे हो, तब तो हिस्टोरिकल जिस दिन आपका एक्चुअली ट्रांजेक्शन हुआ था वही वाला रेट आपको यूज करना था। दे रिमेन at the exchange rate at the exchange rate at the date of transaction। तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ था उसी दिन का एक्सचेंज रेट पे अभी तक शो होते रहेंगे, उसी दिन के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर जैसा भी रहेगा फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नॉन मॉनेटरी आइटम्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, लिखो ट्रांसलेटेड एट exchange rate on the date कौन से डेट का एक्सचेंज रेट, जिस दिन आपने क्या किया है, ऑन द डेट
हाँ जी, जिस दिन आपने फेयर वैल्यू को डिटरमाइन किया है, फेयर वैल्यू वाज डिटरमाइंड, मतलब जिस दिन आपने रिवील किया है, सिंपल। देखो, इसी के अंदर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के अंदर ही स्पेशल केस देखते हैं। लिख लिया ना यहां तक? चलिए, स्पेशल केस, जिसमें स्पेशल केस में अगर हम बात करें तो पहले जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को आप किस पे वैल्यू करते हो, स्टॉक को आप किस पे वैल्यू करते हो, बोलो? वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर, एनआरवी मतलब वही फेयर वैल्यूएशन आ जाएगा उसका, कितने में बेचोगे माइनस बेचने के खर्चे। ओके, और ऐसे ही कोई एसेट है, पीपीई या इंटेंजिबल एसेट, सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट लॉस, सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट लॉस, पढ़ा है ना तुम लोगों ने इंपेयरमेंट लॉस, बोलो? हाँ सर, पढ़ा है, सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट लॉस। एसेट जिस पे इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन होगा तो उसको कैसे वैल्यू करते हो तुम लोग, जो भी कैरिंग अमाउंट है और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर, ठीक है ना, उसमें भी लोअर ले लेते हैं। ओके, वैल्यूड एट कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, विच एवर इज लोअर। तो अब चक्कर क्या है सर इसमें, ये स्पेशल केस कैसे बन गए? मैं कहा इसमें कॉस्ट मॉडल भी है और रिवोल्यूशन मॉडल भी है, दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पर शो किया जाएगा, दोनों के दोनों नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इसको एग्जाम्पल से समझना, या पहले लिख लो, फर्स्ट कन्वर्ट into functional currency, first convert into functional currency, then compare the values, then compare the values। मतलब क्या हुआ सर, मान लो कोई पीपीई है, उसका कैरिंग अमाउंट, उसका कैरिंग अमाउंट $1000 है और उसका रिकवरेबल अमाउंट
रिकवरेबल अमाउंट करीब $950 है। फिर आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है क्या, एक्सचेंज रेट्स ऑन ट्रांजेक्शन डेट, ऑन ट्रांजेक्शन डेट $1 इक्वल्स टू ₹80, ऑन रिपोर्टिंग डेट $1 इक्वल्स टू रुपीज, जरा 80,000 को 950 से डिवाइड करना कितना होता है, 80,000 डिवाइड बाय 950, 84.21। ओके, तो यहां लिखो 85। अब बताओ, इज देयर एनी इंपेयरमेंट लॉस, इज देयर एनी इंपेयरमेंट लॉस, क्या किसी तरह का कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ है, रिकॉग्नाइज करना है अपने को बुक में, हुआ है? मैंने क्या कहा, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू फंक्शनल करेंसी देन कंपेयर द वैल्यूज। तो पहले आप क्या करोगे, दोनों को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करोगे, तो कैरिंग अमाउंट क्या होगा इन फंक्शनल करेंसी, कैरिंग अमाउंट इन फंक्शनल करेंसी सर $1,000 है, और जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ था उस दिन का रेट कितना था, 80 रुपए, तो 1000 इंटू 80 कितना हुआ, 80,000। ओके, और फिर रिकवरेबल अमाउंट देखें, रिकवरेबल अमाउंट इन फंक्शनल करेंसी, इन फंक्शनल करेंसी ये कितना, सर ये $950 था, लेकिन एक्सचेंज रेट था जिस दिन रिकवरी में, मतलब फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना, और उस दिन का एक्सचेंज रेट था कितना, 85 रिपोर्टिंग डेट का। रिवोल्यूशन मॉडल करोगे, अगर रिकवरेबल पे करोगे मतलब रिवोल्यूशन मॉडल हुआ, और रिवोल्यूशन मॉडल किया तो जिस दिन का फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया उस दिन का एक्सचेंज रेट लोगे भैया 85। तो अभी देखो 950 इंटू 85 कितना होता है, 80,750। तो क्या रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, नहीं ना, ज्यादा ही है ना, इसका मतलब देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। तो सिंस recoverable amount is greater than carrying amount, so there is no impairment loss, so there is no impairment loss to be recognized। क्या ये दो इंडेस का मिक्स क्वेश्चन नहीं हो गया, यस, ऐसे ही मिक्स करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिलेट करते हैं इंडेस, क्योंकि इंडेस क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पर जहां जहां एप्लीकेबिलिटी हो रही है, अलग अलग ट्रांजेक्शन पे जो जो चीजें एप्लीकेबल हो रही है वो अलग अलग इंडेस में कवर हो रही है। अब ये पीपी का भी क्वेश्चन हो गया और एक्सचेंज रेट का भी क्वेश्चन हो गया, तो दो इंडेस एप्लीकेबल हो गए, 16 भी हो गया, 21 भी हो गया। क्या एग्जाम्पल भी नहीं लिखा डम्बो, कितना कितना समझेगी, लिखो।
और ये किसके लिए होता है? ऑब्वियसली ये मॉनिटरी आइटम के लिए होगा या नॉन मॉनिटरी आइटम के लिए होगा? नॉन मॉनिटरी, क्योंकि मॉनिटरी में तो फिक्स है ना कितना देना है, तो वो तो बैलेंस शीट में उसी हिसाब से रिकॉर्ड होगा, उसमें लोअर का तो कोई काम ही नहीं है। वैल्यू में अल्टरनेटिव वैल्यू तो है ही नहीं ना। अल्टरनेटिव वैल्यू लेने का मतलब ये क्या हो गया? नॉन मॉनिटरी आइटम है। मॉनिटरी आइटम में तो अल्टरनेट का कोई काम ही नहीं, इतना पैसा देना है तो देना है, इतना पैसा आना है तो आना है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? ओनली इन केस ऑफ नॉन मॉनिटरी आइटम। स्पेशल केस लिखा था ना, लिख सकते हो चाहो तो, ओनली नॉन मॉनिटरी आइटम। ओनली नॉन मॉनिटरी आइटम्स, क्योंकि लोअर वाला सीन मॉनिटरी आइटम में हो ही नहीं सकता है। लिख लो एग्जांपल। हाँ जी, लिख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कितने पॉइंट हो गए इसमें देखो सर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, जिसमें हमने पहले जाना फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होता क्या है कि भैया फॉरेन करेंसी अमाउंट के अंदर अगर कोई भी आप डील कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, लोन ले रहे हो, लोन दे रहे हो, एसेट खरीद रहे हो वगैरह, ये सब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हो गया। इनिशियल रिकॉर्ड किस पे होगा? उस दिन का एक्सचेंज रेट पे। फिर हमने जाना मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम क्या होता है। क्यों जाना? क्योंकि हमको उसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन देखना था कि बैलेंस शीट की डेट को वो कैसे रिकॉर्ड होगा। फिर हमने उसके रिगार्डिंग एक स्पेशल केस भी देख लिया कि अगर लोअर हो, कॉस्ट भी है और रिवलेशन भी है, विच एवर इज लोअर, तो उस केस में कैसे डील करना, पहले फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना, फिर चेक करना तो इंपेयरमेंट लॉस है क्या। अच्छा, इन्वेंट्री में भी ऐसा ही होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर में पहले कन्वर्ट करना और फिर देखना कौन सा लोअर आ रहा है, उस पर वैल्यू किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में 80,000 पे चलने दोगे तुम? पीपी को कितने पे चलने दोगे? 80,000 पे ही चलने दोगे, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके ना, तो ये कहां तक हो गया था सर अपना? थर्ड पॉइंट तक। अब फोर्थ पॉइंट, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में ही फोर्थ पॉइंट। अब तुमने स्टार्टिंग में रिकॉग्निशन डेट को, इनिशियल रिकॉग्निशन को मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम को कुछ और वैल्यू पे बुक्स में रिकॉर्ड किया था और बैलेंस शीट की डेट को कुछ और वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट बदल गया। एक्सचेंज रेट बदल गया तो अभी अमाउंट भी तुम रिकॉर्ड करोगे तो बदलाव आएगा। हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे अगर वैल्यू कर रहे हो तो नहीं आएगा, नॉन मॉनिटरी आइटम को हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे कर रहे हो तो नहीं आएगा, अदरवाइज तो आएगा ना। चाहे मॉनिटरी आइटम हो उसमें चेंज आएगा, चाहे नॉन मॉनिटरी आइटम मेजर एट फेयर वैल्यू उसमें भी चेंज आएगा। तो अभी जो चेंज आया है इसकी वजह से या तो फॉरेन एक्सचेंज गेन अराइज होगा या फॉरेन एक्सचेंज लॉस अराइज होगा। तो उसका कैसे डील करना है अपने को, वो लिखते हैं फोर्थ के अंदर। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज gains and losses, gains and losses, foreign exchange gains and losses। पहले मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स exchange difference, exchange differences
जानते हैं ना एक्सचेंज डिफरेंसेस। $1.80 रिकॉर्ड किया था, अभी $1.82 हो गया। तो जो ₹2 पर डॉलर है दैट इज एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन मॉनेटरी आइटम्स, arising on monetary items are recognized in P&L in profit or loss। सिंपली P&L में ट्रांसफर कर देना ना। और नॉन मॉनेटरी हुआ तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ऑब्वियसली ये कौन सा वाला होगा, मेजर डेट कॉस्ट वाला तो होगा नहीं, क्योंकि मेजर डेट कॉस्ट वाले पे तो कोई एक्सचेंज डिफरेंस अराइज ही नहीं होता है। हाँ, तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स मेजर डेट फेयर वैल्यू, मेजर एट फेयर वैल्यू, तो इसमें लिखते हैं Ind AS requires certain gains and losses, certain gains and losses to be recognized, in other comprehensive income। बोले तो शॉर्ट में OCI। इंडियस कहते हैं कुछ गेन और लॉसेज ऐसे हैं जिनको आपको OCI में ट्रांसफर करना है, वो लिस्ट हम कभी लिखेंगे, अभी तो बस लिखते चलो, वो लिस्ट अभी याद भी नहीं होगी, किसी दिन बैठेंगे जब सब कुछ पढ़ लेंगे तब बताएंगे कि भैया ये सब चीजें OCI में आपको ट्रांसफर करनी होगी, वो अलग से लिखवा दिया जाएगा, फिर ये चीजें सुलझ जाएंगी। ठीक है, अभी तो बस जैसे है चल, यहाँ ये OCI में ट्रांसफर करना है वगैरह वगैरह, लास्ट में सॉर्ट आउट पूरा कर दिया जाएगा। तो Ind AS requires certain gains and losses to be recognized in the OCI। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे काम का अभी फिलहाल जो है रीवैल्यूएशन गेन, PPE के अंदर भी पढ़ा था हमने, इंटेंजिबल एसेट में भी पढ़ा था कि अगर कोई रिवैल्यूएशन गेन होता है तो किधर ट्रांसफर होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, दैट इज OCI, ट्रांसफर टू OCI। तो रिवैल्यूएशन गेन और लॉस ऑन PPE, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस ऑन PPE is recognized in OCI। OCI in these cases any exchange gain or loss is also recognized in OCI। तो जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया था ना, कौन सा वाला सर, मशीनरी वाला, मशीनरी पे $1000 का क्या हो गया था, रिवेल करके $1000 से रिवेल करके हम क्या लेकर आ गए थे, 1100 पे लेकर आ गए थे।
तो रिवोल्यूशन गेन को आपने किधर ट्रांसफर किया था? ओसीआई में ट्रांसफर किया था। तो अगर रिवोल्यूशन गेन को ओसीआई में ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग एक्सचेंज गेन या लॉस, एक्सचेंज गेन या लॉस 80 का 80 82 हो गया, 80 का कितना हो गया? 82 हो गया। तो उसके रिगार्डिंग जो एक्सचेंज गेन हुआ उसको भी अपन किधर ट्रांसफर कर रहे हैं? ओसीआई में ही ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कोई एक्सचेंज गेन हुआ था, लॉस हुआ था, उसको भी रिवोल्यूशन सरप्लस के नाम से ओसीआई में ही ट्रांसफर कर दिया। तो अगर हमारे क्वेश्चन आएगा तो यही वाला पीपीई का आएगा जनरली, ठीक है ना? आता ही नहीं, बोल रहा हूँ ना, आता ही नहीं है, बट आया तो ऐसे ही आएगा। तो पीपीई का रिवोल्यूशन गेन हुआ है तो रिवोल्यूशन रिजर्व में जा रहा है, दैट इज ओसीआई। तो वहां से एक्सचेंज गेन और लॉस भी किधर जाएगा? ओसीआई में ही ट्रांसफर होगा। और अगर कोई ऐसा आइटम हो, कोई ऐसा आइटम हो नॉन मॉनेटरी आइटम जिसके लिए ओसीआई में ट्रांसफर नहीं करना, पीएनएल में गया, या जैसे अपन लोग भी क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन हुआ तो वो लॉस हो जाता है, मान लो लॉस होने पर पीएनएल में गया ना, लॉस होने पर ओसीआई में नहीं गया, किधर गया था? रिवोल्यूशन लॉस होने पर पीएनएल में गया। तो अभी अगर पीएनएल में गया तो उसके रिगार्डिंग एक्सचेंज गेन और लॉस भी किधर जाएगा? पीएनएल में जाएगा। तो अगर रिवोल्यूशन गेन और लॉस ओसीआई में गया है तो एक्सचेंज गेन और लॉस भी ओसीआई में जाएगा। अगर रिवोल्यूशन गेन और लॉस पीएनएल में गया है तो ऑब्वियसली एक्सचेंज गेन और पीएनएल लॉस भी पीएनएल में जाएगा। तो अभी उसके लिए लिख लेते हैं, ये ओसीआई वाला लाइन लिख दिया। अभी क्या? अभी वो लिखते चलो, ओसीआई किधर आएगा? हाँ मैं, हाँ बिल्कुल, कुछ आइटम ओसीआई में जाके वापस पीएनएल में रिकंसाइल होते हैं, कुछ आइटम रिकंसाइल वापस रिक्लासीफाई सॉरी नहीं होते हैं, ठीक है ना? वो भी लिस्ट लिखवाई जाएगी, ठीक है ना? कौन सा आइटम वापस पीएनएल में रिक्लासीफाई होगा, कौन सा आइटम वापस पीएनएल में कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना? वो सब लिस्ट लिखवाई जाएगी। ये थोड़ा पेचीदा काम है, थोड़ा सा परेशानी वाला काम है, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, सुनते चलो अभी तो बस कि क्या था। रिवोल्यूशन गेन वाला तो क्लियर है ना, कौन सा ओसीआई में जाएगा, कौन सा पीएनएल में जाएगा, बस पता है। तो उसके बाद भाई फर्स्ट टाइम रिवील हुआ, फायदा हुआ तो ओसीआई में डालो, नुकसान हुआ पीएनएल में डालो, सब्सिक्वेंट वापस होता है, फायदे के बाद फायदा हुआ अगेन ओसीआई में ट्रांसफर हो, फायदे के बाद नुकसान हुआ तो जितना ओसीआई से विड्रॉ कर सकते हो ओसीआई से करो, बाकी का पीएनएल से करो। तो ये कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है इन लोगों ने, अभी भी ये जो चीज है अभी भी इंडियस वालों ने कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है इस चीज को, इसको भी थोड़ा सा इजी कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना? बस ये नॉर्मल इनकम नहीं है ओसीआई वाली, ऑब्वियसली रिवोल्यूशन गेन हुआ है तो नॉर्मल इनकम नहीं है, तो इसको अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम के अंदर ट्रांसफर कर रखते हैं। के रिगार्डिंग कोई एक्सचेंज गेन लॉस है उसको भी बोल रहे हैं कि ओसीआई में ट्रांसफर करो, बस। ओके, अब देखो, इफ इफ द गेन और लॉस, if the gain or loss on a नॉन मॉनिटरी में हो गया वैसे तो, द गेन और लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड, शॉर्ट में लिखो, इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। तो गेन और लॉस को अगर पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हो, कौन सा? रिवैल्यूएशन, देन any exchange component of that gain or loss is also recognized in profit or loss, in profit or loss। डन है क्या? डन। ओके, तो ये था अपना क्या, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के बारे में लिखना
कि भैया इनिशियल डेट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मॉनिटरी आइटम नॉन मॉनिटरी आइटम क्या होता है, उस केस में आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, और उसके बाद जो भी गेन और लॉस होगा उसे आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो मॉनिटरी आइटम होगा तब तो पीएनएल में जाना ही जाना है, ठीक है ना, क्रेडिटर डेटर इन सब का तो गेन और लॉस पीएनएल में जाना ही जाना है। नॉन मॉनिटरी आइटम हुआ तो क्या करना, अगर गेन और लॉस ओसीआई में गया तो एक रिवोल्यूशन गेन और लॉस, तो एक्सचेंज गेन और लॉस भी ओसीआई में जाएगा, अदरवाइज दोनों पीएनएल में जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब भी क्या करें सर, इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। लिखो एग्जांपल। हाँ जी, लिखो एग्जांपल। ऑन 30th जनवरी 2023, A Limited purchased a machinery. A Limited purchased a machinery for $5,000 from USA supplier on credit basis. तो ये $5,000 का मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी तो हो गया नॉन मॉनिटरी आइटम, और उधारी खरीदा है तो सप्लायर हो गया अपना मॉनिटरी आइटम की, भैया इसको $5,000 देना फिक्स है। ओके, लेकिन मशीनरी को आगे चल के बेचोगे बैलेंस शीट के डेट को, तो फिक्स थोड़ी ना कि $5,000 मिलेगा, नहीं ना। ओके, फुल स्टॉप के बाद ए लिमिटेड फंक्शनल करेंसी, A Limited's functional currency is rupees. Exchange rate exchange rate 30 जनवरी 2023 को $1 इक्वल्स टू ₹60, और 31 मार्च 2023 को $1 इक्वल्स टू ₹65। fair value of machinery determined on 31st March 2023 is $5,500। रिवेल किया मशीन को और $5,500 पे लेके आए, $5,500 पे लेकर आए। ठीक है, पेमेंट टू ओवरसीज सप्लायर, पेमेंट टू ओवरसीज सप्लायर मतलब सिंपली सप्लायर का पेमेंट कब हुआ है, डन ऑन 31st मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को, एंड एक्सचेंज रेट
on this date is $1 equals to rupees 62 67 sorry 67. Fair value remain unchanged. फेयर वैल्यू किसकी? मशीनरी की. फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी रिमेन अनचेंज्ड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च. दो हजार 24. Prepare journal entries. Pass journal entries. Pass journal entries. If A Limited follow revaluation method. Follow revaluation method. For machinery. Okay. इसमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है, टैक्स रेट इज 30%. बट वो आपको तब समझ में आएगा जब हम इंड एस 12 पढ़ लेंगे. टैक्स रेट 30%, तो वो आपको तब समझ में आएगा जब हम इंड एस 12 पढ़ लेंगे. ठीक है. तो टैक्स का इफेक्ट तो हमको देना आता ही नहीं ना अभी तक. एसेट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो टैक्स का इफेक्ट क्या होगा? डीटीएल होगा कि डीटीए होगा, हमको नहीं आता है. तो अभी हमने उसको इग्नोर कर दिया है. तो टैक्स रेट को लाइन क्वेश्चन से इग्नोर कर दिया है. कभी आएगा तो बता देंगे. ठीक है. चलिए, क्योंकि इसके बाद वाला इंडेक्स वही है, इसके बाद वाला इंडेक्स वही है, तो पीछे लाके बता दूंगा. एक जगह छोड़ देंगे अपन, थोड़ा सा बाद में लिख लेंगे उसको. ठीक है ना. 4-5 लाइन का जगह छोड़ देंगे, वो पढ़ेंगे तब यहाँ पे आके वापस लिख लेंगे. ओके, लिखो सॉल्यूशन. जर्नल एंट्रीज करनी है तो सबसे पहले कौन सी डेट को? 30 जनवरी 2023. इनिशियल रिकॉग्निशन. मशीनरी खरीदा है सप्लायर से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स भी कौन से? फॉर गुड्स नहीं, फॉर मशीनरी. टू क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी. क्रेडिटर्स फॉर गुड्स अलग होता है, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस अलग होंगे. तो क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी कितना बताइए, कितने पे रिकॉर्ड किया जाए? सर $5000 है, बताओ किस रेट पर एक्सचेंज कन्वर्ट किया जाएगा? $5000 इंटू एक्सचेंज रेट कौन सी डेट का? ट्रांजेक्शन डेट का. 60, 3 लाख रुपए. किलो जी, हमने इसको फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट कर लिया है. मशीन मशीनरी परचेज्ड. फिर 30 जनवरी के बाद कौन सी डेट को? 31 मार्च 2023. 31 मार्च 2023. क्या करोगे सर? पहले मॉनेटरी आइटम्स क्रेडिटर्स, इस पे गेन या लॉस देखना पड़ेगा, क्योंकि मॉनेटरी आइटम्स को आप बैलेंस शीट की डेट को कौन सी वैल्यू पे शो करेंगे? 65 पे. तो आपके जो सप्लायर हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? $5000 ही पे करने हैं, फिक्स है, मॉनेटरी आइटम है.
लेकिन अभी पे करेंगे तो हर $1 के लिए ₹65 खर्च होंगे कि नहीं होंगे? भैया लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया तो तुम्हारा नुकसान हो गया, तो भैया डेबिट करो लॉस को। डायरेक्ट कर सकते हो P&L अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, या फिर पहले फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर करके फिर P&L में ट्रांसफर कर देना। तो क्या करोगे? ओके, फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू हमने बढ़ा दी। क्रेडिटर्स कौन से वाले? मशीनरी वाले। कितने से? सर $5000 है इंटू 65 माइनस 60, ₹5 पर डॉलर बढ़ गया। ₹5 इंटू 5000 कितना होता है? 25,000। ये लो जी, 25,000 से तुम्हारी मॉनेटरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। और क्या करना होगा? अच्छा सर, नरेशन being exchange loss on creditors recognized फिर उसके बाद 31 मार्च 2023 अगेन, क्योंकि आप मशीनरी को रिवोल्यूशन मॉडल पे शो कर रहे हैं, इसलिए मशीनरी में भी क्या करना होगा? रिवोल्यूशन गेन और लॉस का ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। अदर अच्छा, वो कास्ट मॉडल पे रखते तो कुछ नहीं करते, इसको P&L में ट्रांसफर कर देते, मशीनरी को वापस देखना ही नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि वो रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो अभी मशीनरी को भी देखना पड़ेगा। तो क्या करें सर? मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है? सर $1 इक्वल टू ₹65 है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ा है तो ऑब्वियसली एसेट भी बढ़ेगा ही। लाइबिलिटी बढ़ा है तो एसेट भी बढ़ेगा ही। अच्छा, 60 से 65 हो गया। अच्छा, और वैल्यू क्या क्या हुआ है? रिवोल्यूशन गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? अच्छा सर, ये वैल्यू भी बढ़ गया। $5000 की जगह कितना हो गया? 5500 हो गया। तो एक तो ये रिवोल्यूशन गेन हुआ और एक्सचेंज गेन भी हो गया, तो दोनों को अपन किधर ट्रांसफर करेंगे? अगर रिवोल्यूशन गेन OCI में जाएगा तो एक्सचेंज गेन भी OCI में ही ट्रांसफर होगा, तो इसलिए दोनों को रिवोल्यूशन सरप्लस में ट्रांसफर कर देंगे। जो सब मैंने एग्जांपल में करवाया था ना, वो $1000 का $1100 पे हुआ था वगैरह, ठीक है ना, वही 82 का 80 का 82 हो गया था, सेम वही प्रोसेस में। तो लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन सरप्लस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, और ब्रैकेट में लिख देंगे OCI। किसके लिए? तो P&L में ट्रांसफर करने की ना, बाद में कर देंगे, अभी टेंशन नहीं। अभी तो 31 मार्च ही चल रहा है ना, अगला दिन आया नहीं ना, तो इसमें कभी भी कोई भी ऊपर नीचे एंट्रीज पॉसिबल है। ओके, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन सरप्लस कितना? सर $5500 हो गया। था कितना? $5000। और जब रिकॉर्ड किया था तब ट्रांजेक्शन रेट को, एक्सचेंज रेट कितना था? ₹60। तो पहले तो ये सिंपल इतना सा करो कि 5000 से कितना हो गया? 5500 हो गया। ओके, देखो कितना अमाउंट? 30,000। 30,000। नरेशन बीइंग मशीनरी रिवैल्यूड
ये तो इंडिया 16 की एंट्री है ना, इंडिया 16 का एंट्री है ये तो, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन सरप्लस बीइंग मशीनरी रीवैल्यूड टू $5,500। अभी तक मैंने एक्सचेंज डिफरेंस तो का तो इफेक्ट दिया ही नहीं है, अब देंगे 31 मार्च 2023। एक्सचेंज में भी गेन ही हो रहा है, एक्सचेंज डिफरेंस में भी क्या हो रहा है, गेन ही हो रहा है, 60 का 65 हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन लिख दो, चाहे डायरेक्ट रिवोल्यूशन सरप्लस ही लिख दो, क्योंकि ये भी ओसीआई में ही ट्रांसफर होगा ना, रिवोल्यूशन की वजह से ये राइज हुआ, तो रिवोल्यूशन सरप्लस ओसीआई। कितना, $5,500 तो लेके आई गए थे हम लोग, 5,000 को 5,500 पे तो लेके आई गए थे ना, अभी 60 रुपए को 65 पे लेके आना है, एक्सचेंज डिफरेंस देखना है, 5 रुपए, $5,500 उस पर 5 रुपए, कितना, 27,500, ओके 27,500। समझ गए ना कि पहले 5,000 को किस पे लेके आए, 5,500 पे लेके आए, फिर 60 को किस पे लेके आए, 65 पे लेके आए। नरेश being machinery measured at exchange rate on reporting date। ओके और अब उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। 31 मार्च 2023 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज लॉस। चाहो तो साथ में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, और मैं तो कह रहा हूँ चाहो तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस की जगह डायरेक्ट पीएनएल भी डेबिट कर सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट को हो रहा है ना, डायरेक्ट पीएनएल में लिख दो, बट ठीक है, दो एंट्री करना बेटर। कितने रुपए था वो क्रेडिटर वाला, 25,000। वापस बोलो, वो तो फिर पीएनएल में होता है ना, बिल्कुल, अभी तो फायदा हो रहा है तो टेंशन नहीं, नुकसान होगा तो पीएनएल डेबिट होगा, पीएनएल डेबिट होगा तो गेन, जो एक्सचेंज अगर गेन या लॉस हो रहा है वो भी पीएनएल में शिफ्ट होगा, ठीक है। रिवोल्यूशन लॉस हो रहा है पीएनएल में जा रहा है, मान लो अगर, यस एक्सचेंज गेन और लॉस भी पीएनएल में ही जाएगा ऑन नॉन मॉनेटरी आइटम्स। फॉरेन एक्सचेंज लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल, मॉनेटरी आइटम तो आंख बंद करके पीएनएल में ही लिखना है। फिर लॉस बुक होता वो भी ओसीआई में, वो भी ओसीआई में, रिवोल्यूशन सरप्लस में जितना बैलेंस हो ठीक है ना, उसको आप फिर पीएनएल में ले सकते हो एक्सेस। हाँ फिर रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट हो जाता जितना 30 तक, तो उसके ऊपर होगा जो पीएनएल में जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। ओसीआई का भी यही रूल है, जितना है पॉकेट में उतना है, उतना उसके ऊपर पीएनएल में जाएगा, ठीक है। पहले कम हो जाएगा तो फिर पीएनएल में जाना है, फिर तो जाना ही पीएनएल में फिर तो, ठीक है ना। अच्छा एक एंट्री आपने भी ऐसा ऐसा लाइन कर दिया क्या, नहीं ना, हाँ एक एंट्री नहीं, ये तो ईयर एंड होने की लाइन थी, खत्म होने की नहीं थी। एक एंट्री के लिए जगह छोड़ देना, वो टैक्स वाला एडजस्टमेंट दिखाना होगा ना, तो एक एंट्री और 2-3 लाइन और छोड़ देना, एक एंट्री और 2-3 लाइन की जगह और छोड़ देना। अब अब हाँ,
अब फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 23 खत्म हो गया था ना, तो अभी 23-24 इसका एंट्री देख लो। चलो लाइन नहीं खींच रहा, बस फालतू में सोचोगे अच्छा आंसर खत्म हो गया, आंसर खत्म नहीं हुआ था, वो ईयर एंड हुआ था इसलिए मैंने लाइन खींचा था। अभी मैंने फाइनेंशियल ईयर ही लिखवा दिया। 23-24 में क्या होगा बोलो सर, पेमेंट हुआ 31 मार्च 2024 को और इस दिन $1 कितना है 67, तो सप्लायर को ₹2 और ज्यादा देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है, तो ये भी लॉस बुक करना पड़ेगा, तो बुक कर लो जी। 31 मार्च 2024 फॉरेन एक्सचेंज लॉस, फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट क्या गया सब पी एंड एल लिख लेना, पी एंड एल समझ जाना, आगे जाके पी एंड एल में ट्रांसफर होगा। 2 क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी कितना सर $5000 पे करना था, पिछली रिपोर्टिंग डेट तक मैं किस रेट पर रिकॉग्नाइज कर चुका था सर, पिछली रिपोर्टिंग डेट पर मैं क्रेडिटर्स को 65 तक तो बुक कर चुका था, ₹5 का और लॉस बुक कर चुका था, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स को 65 पे शो कर रखा था, और अब भी इस साल पेमेंट कितना होना है 67, तो 65 से 67 का डिफरेंस ₹2 और बढ़ गए, ₹5 का नुकसान तो मैं पिछली बार बुक कर चुका था, ₹2 का नुकसान इस बार और बुक कर लो, कितना होगा 10,000। ओके 10,000 रुपए, और क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दें क्या 31 मार्च 2024, क्रेडिटर्स मशीनरी वाले अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट करोगे सर, ऑब्वियसली $5,000 पेमेंट करना है, और अभी का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है 67, 3,25,000, 35,000, ओके 3,35,000 being payment made to creditors, being payment made to creditors। आपको हो सकता है ये दोनों एंट्रीज मिक्स मिल जाए वहां पर, कभी क्वेश्चन का आंसर चेक करो तो, कि क्रेडिटर्स हमने बढ़ाया ही नहीं 10,000 से, क्रेडिटर्स 3,25,000 डेबिट, एक्सचेंज लॉस 10,000 डेबिट टू बैंक 3,35,000, बस समझ में आया, ठीक है। बट अपना एक फिक्स पैटर्न है भैया, पहले लॉस है तो लॉस बुक करो, गेन है तो गेन बुक करो, क्रेडिटर्स बढ़ाना है बढ़ाओ, कम करना है कम करो, और फिर जो पेमेंट करना है पेमेंट कर दो, बस। इस दिन फिर मशीनरी, उसने बोला था मशीनरी की वैल्यू क्या रही है अनचेंज रही है, अनचेंज रही है तो क्या इफेक्ट नहीं देंगे क्या, इफेक्ट तो जाएगा। मशीनरी की वैल्यू फेयर वैल्यू अभी भी बता रहे हैं कितनी $5,500 ही है, इसका मतलब रिवील तो हुआ है ना, तो अब 5,000 का 5,500 तो हुआ नहीं, 5,500 का तो 5,500 ही रह गया, लेकिन एक्सचेंज गेन का तो दिखाना पड़ेगा, 65 से 67 हो गया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, कितना $5,500 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो एक्सचेंज रेट है वो 67 हो गया है, 65 था पिछले साल, ₹2, हाँ 11,000 रुपए, 11,000 रुपए से एसेट की वैल्यू और बढ़ जाएगी, और फिर एक लाइन एक एंट्री के लिए जगह और छोड़ देना,
एक एंट्री के लिए जगह और छोड़ देना, हाँ ऑब्वियसली ओसीआई रिवोल्यूशन सरप्लस है ना, ओसीआई में ट्रांसफर होता है। लॉस तो हुआ नहीं था कि पीएनएल को डेबिट करना हो, वापस पीएनएल को क्रेडिट करना हो। चलिए एक एंट्री छोड़ देना किसके लिए, टैक्स की एंट्री के लिए। ये लो, अब इस क्वेश्चन को एंड वाला, ये एंड की लाइन मान लो, डन। हाँ सर डन है। हाँ जी, तो आज के लिए क्या करते हैं, एक बार इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। समझ में आया क्या बोलो, इंडेक्स 21 बढ़िया से अभी यहाँ तक तो मामला, ठीक है ना। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी फॉरेन ऑपरेशन आने बाकी हैं, उनको ट्रांसलेट करना फंक्शनल करेंसी के अंदर, वो कैसे होगा वो अभी इस इंडेक्स के अंदर बाकी है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड